ये आपको एक दो क्वेश्चन दिए थे मैंने एओडी में, है ना? यस तो पहला क्वेश्चन क्या था बताएं, तब तक बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लेंगे, तब तक अपन क्वेश्चन वगैरह देखें। क्या था? सर ड्रॉप दिया था 22 के इज इक्वल टू 4s और पॉइंट्स थे 1, -2 एंड 4, 4। क्या क्या? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। हाँ जी, बोलो भाई। यस सर। आगे सर पॉइंट्स दिए थे a 1, -2 एंड b 4, 4। ये इसके ऊपर है। यस सर। 1, -2 इसके ऊपर कैसे हो सकता है? अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। 4, सर 4, 4। 4, 4। यस सर। ठीक है, और सर एक पॉइंट c लेना था टर्म में ए बी के लेफ्ट में। बस समझ गया मैं। एरिया मैक्सिमाइज करना था ट्रायंगल का ना। यस सर। ऐसा सीन था जिसमें क्या था भाई कि एक पॉइंट है आपका 1, -2। ये पॉइंट है मान लो ए 1, -2 और ये पॉइंट है आपका बी 4, 4। तो ये लाइन ए बी हो गई। अब वो कह रहा है कर्व के ऊपर एक पॉइंट लेना है सी। कर्व के ऊपर एक पॉइंट लेना था सी इस लाइन के लेफ्ट में। सपोज ये रहा सी, ठीक? तो एक ट्रायंगल बनेगा। तो वो क्या कह रहा है कि सी पॉइंट बताओ सो दैट ये आपका एरिया मैक्सिमम हो जाए। यही बात थी। यस सर। अब आप खुद सोचो, सर क्या कुछ करवा दिया? ये बेटा उसी दिन दिया था आपको, वही डिस्कस करना है। ओके सर। कि सी मान लो यहां होता तो ट्रायंगल ये बनता। बेस फिक्स है, बेस ये आपकी हाइट होती, बेस इंटू हाइट हाफ टाइम्स एरिया होता। यस सर। मान लो सी यहां आ गया तो ट्रायंगल ये बन गया। हाइट बढ़ गई, बेस तो सेम ही रहा। यस सर। तो देखो हाइट बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी एक टाइम तक, उसके बाद हाइट घटना शुरू हो जाएगी। मतलब कि एक पॉइंट ऐसा होगा जिसपे हाइट मैक्सिमम होगी, वहां सी हमें लेना चाहिए ताकि एरिया मैक्सिमम आ जाए। ये बात समझ में आती है? यस सर। और वो पॉइंट वो वाला पॉइंट होगा जिस पे टेंजेंट जो है इसके पैरेलल होगी, क्योंकि शॉर्टेस्ट मैक्सिमम डिस्टेंस कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग होगी। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे Yes. टेंजेंट आपकी क्या होगी? पैरेलल होगी। तो कुछ नहीं, dy/dx एट सी बराबर स्लोप ऑफ द लाइन ए बी कर लो, पॉइंट आ जाएगा। ए बी की स्लोप कितनी है? 4 - -2 6 अपॉन 4 - 1 3 2 है स्लोप। dy/dx कितना है? 2y इंटू वाई डैश बराबर 4। तो वाई डैश की वैल्यू कितनी है? 2/y1। तो 2/y1 की वैल्यू 2, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। y1 की वैल्यू 1 आ गई तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। मतलब सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 1/4, 1 आ गया। Yes sir. और जो एरिया आ गया वो आ जाएगा आपका हाफ इंटू ए बी लेंथ इंटू सी की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लो सीपी आ गई। तो ए बी और सीपी निकाल लो, ए बी साइड में निकाल लो। ए बी की लेंथ क्या आएगी? 4 - 1 3 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर का रूट। तो 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 45, 3√5 आ गया।
ऐसे ही अब आपको ये डिस्टेंस चाहिए CP, उसके लिए लाइन की इक्वेशन निकाल लो और पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे। Yes, sir. तो इक्वेशन ऑफ AB क्या आ जाएगा, y माइनस 4, स्लोप किसी इतनी 2, x माइनस 4, तो y माइनस 4 बराबर 2x माइनस 8, 2x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, ये लाइन की इक्वेशन आ गई। नाउ CP डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/4, 0, तो 2 इंटू 1/4 -1 - 4 अपॉन 4 + 1 √5, तो -5 आ गया, ये हाफ हो गया, तो 5 माइनस हाफ 10 माइनस 9/2 √5 आ गया। Yes, sir. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, हाफ इंटू AB की वैल्यू कितनी है 3 √5 और इसकी वैल्यू है 9/2 √5, 27/4 आपका स्क्वायर यूनिट्स इज द मैक्सिमम एरिया। हाँ जी, क्लियर है सबको? Yes, sir. नोट कर लो। इसको भी मैं यहाँ लिख दूँ बराबर 9/2 √5 और इसको भी हाफ इंटू 3 √5 9/2 √5, 27/4 स्क्वायर यूनिट। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन क्या था? Y is equal to root x1 minus x2 का square plus x1 square minus 3x2 plus 5 इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी थी का आपको। square. Yes, sir. ये समझ में आ गया? हो गया क्या ये? नहीं सर, फर्स्ट हो गया था सर. तो ध्यान दें, आपको पहली बात तो ऐसी चीज देख के एक फील आनी चाहिए कि सर ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कोई डिस्टेंस टाइप चीज लिखी है। जब तक आपको ये फील नहीं आएगी तब तक क्वेश्चन नहीं शुरू होगा। आपको ये समझना पड़ेगा कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये तो दो चीजों के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्यों भाई? सही है? Yes, sir. तो दूसरा पॉइंट क्या है, देखो ये x1 से रिलेटेड है, तो क्यों ना ऐसा हो सकता है कि y1 बराबर x1 स्क्वायर हो जाए और y2 बराबर आपका क्या हो जाए 3x2 माइनस 5 हो जाए। तो ध्यान दो, y1 माइनस y2 बराबर आपका x1 स्क्वायर माइनस 3x2 प्लस 5 बन जाएगा, जो ये लिखा हुआ है। मतलब ये पूरी चीज क्या बन गई, y1 माइनस y2 बन गई। तो ये क्या लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x1 y1 और दूसरा पॉइंट क्या है x2 y2। यही बात है। Yes, sir. और a पॉइंट किस पे लाई करता है, a पॉइंट पैराबोला पे लाई करता है y बराबर x स्क्वायर पे, और ये किस पे लाई करता है, ये एक लाइन पे लाई करता है y बराबर 3x2 माइनस 5 पे। तो ध्यान से देखने में पता चला कि ये तो इन दो कर्व के बीच की कोई भी पॉइंट है, एक इस पे उसके बीच की डिस्टेंस की बात कर रहा है और उसको मिनिमम चाहता है। तो ये चाहता है इन दो के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता दो। Yes, sir. बस उसके बाद तो कर ही लेंगे।
सबसे पहले क्या बताया था, चेक करो कहीं ये इंटरसेक्टिंग तो नहीं है। स्टेप 1, चेक इंटरसेक्टिंग और नॉट। तो आप देखोगे कि y की जगह 3x माइनस 5 बराबर एक्स स्क्वायर रखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, d लेस देन 0 है, मतलब कि इंटरसेक्टिंग नहीं है। उसके बाद क्या कहा था, इसके कोई पॉइंट पैरामीटर लो। स्टेप 2, टेक पॉइंट, और कुछ नहीं करना, पॉइंट पे dy बाई dx बराबर इसकी लाइन के बराबर कर दो, dy बाई dx एट p बराबर स्लोप ऑफ द लाइन बराबर 3। तो dy बाई dx कितना है 2x, 2x बराबर 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गई। x की वैल्यू 3/2 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9/4 आ गई। नाउ स्टेप 3 क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस PL, तो PL बराबर पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस 3 इंटू 3/2 माइनस 9/4 माइनस 5/√a² प्लस b², 9/2 माइनस 9/4 माइनस 5, 4, 2 दूनी 4, 2 9 18 माइनस 9 माइनस 4 5 20, 18 माइनस 9 कितना हो गया 9 माइनस 20 माइनस 11/4, तो ये आ गया आपका 11/4√10। ये डिस्टेंस आ गई, मतलब y की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 11/4√10 आ गई। हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. अभी बाकी बच्चे स्टक हो रही है वीडियो, बच्चे कह रहे हैं भाई दिख नहीं रहा क्या? सर अब ठीक हो? हाँ, क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, सॉल्यूशन? यस सर। चलो नोट कर लो, वेट करते हैं बाकी बच्चों का। हाँ जी, मिटा दें इसे? यस सर। हाँ जी, तो नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करनी थी हमने, मतलब पार्ट तो एओडी का ही है ना, उसी का सेकंड जो हमें पढ़ना है उसमें मोनोटोनोसिटी। ठीक है जी, मोनोटोनोसिटी ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, या इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस भी बोलते हैं, चैप्टर के नाम। मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है वो भी बात करेंगे। चैप्टर की हेडिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन भी हो सकती है, सही है? तो सबसे पहले इफ f(x) is a real function has domain D, एक उसका कोई डोमेन है, ठीक, एंड I is an interval which is subset of डोमेन। मतलब हमने कोई एक ऐसे इंटरवल लेंथ ली दैट इज कि जो d है वो i है जो d का ही पार्ट है। ऑब्वियसली डोमेन के बाहर थोड़ी हो सकता है कोई भी इंटरवल जिसको हम एनालिसिस करें, ठीक है। अब i एक इंटरवल है तो i के अंदर बहुत सारे इनपुट्स होंगे x वैल्यूज, हाँ जी बोलो। Yes, sir. तो उसमें से कोई भी 2x ले लो, कोई भी 2x, हर एक के लिए एक चीज प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए, तभी जाके हम उसके बारे में कमेंट करेंगे। तो फॉर एनी x1 x2, फॉर एनी
x1 x2 belongs to I such that x1 is less than x2. फॉर ऑल बोल सकते हैं ना, फॉर ऑल x1 x2 belongs to I such that x1 x2 से छोटा है, ठीक है ना। ये हमने एक जनरल बात बोल दी, एक फंक्शन है उसका डोमेन डी है, उसका कोई इंटरवल आई जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं, उसके हर एक x1 x2 सो दैट x1 अगर x2 से छोटा है तो क्या क्या हो सकता है। पहली चीज fx is called increasing function। क्या? increasing function, या इसका नाम है नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, या इसका एक और नाम है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। तीनों में से कोई भी नाम लो, एक ही बात है। इफ अगर x1 x2 से छोटा है, for all x1 x2 belongs to I, if x1 is less than x2, तो पक्की बात है f of x1 is less than or equals to f of x2। बात समझ में क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई एक इंटरवल है, उसमें कई सारे इनपुट्स हैं, लेकिन अगर x1 x2 से छोटा है, या ये बोलूं x2 x1 से बड़ा है, तो x2 पे जो वैल्यू है ना फंक्शन की, वो या तो x1 की भी जो वैल्यू है उससे बड़ी है या उससे बराबर है। तो आपको समझ में आता है कि फंक्शन या तो ऐसा होगा, जैसे x1 से x2 बढ़ता जा रहा हूं तो फंक्शन ऊपर बढ़ता ही जा रहा है, या मान लो ऐसा हो गया बीच में ये कोई दो x1 x2 है जिसके लिए वैल्यू हमेशा सेम है, या ये कोई दो x1 x2 है, ये x1 है और ये x2 है, तो आपको दिख रहा है x2 पे वैल्यू x1 से या तो ज्यादा है या x2 पे वैल्यू x1 से बराबर है, कभी भी कम नहीं है, मतलब फंक्शन नीचे नहीं आएगा। तो इस तरह के फंक्शंस को क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शंस बोल देंगे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। हाँ जी, तो फंक्शन कभी नीचे थोड़ी जाएगा, मतलब ऐसा तो नहीं है ना ऐसे चलते चलते ऐसे हो गया, क्योंकि फिर वहां तो डेफिनेशन गलत हो जाएगी कि x1 x2 से छोटा है बट फिर भी x1 में वैल्यू बड़ी है, ऐसा नहीं हो सकता। तो या तो ऐसा बढ़ेगा वैल्यू, या ज्यादा से ज्यादा ऐसे कांस्टेंट हो सकता है, या बिना कांस्टेंट हुए ऐसे सीधा बढ़ता रहेगा। कोई भी x1 x2 ले लो दुनिया का, उस इंटरवल में x2 पे वैल्यू x1 से या तो ज्यादा है या x2 पे वैल्यू x1 के बराबर है, कम नहीं होनी चाहिए बस। वो फंक्शन क्या कहलाता है उस इंटरवल में? fx इज कॉल्ड इंक्रीजिंग इन i, इन i की बात कर रहे हैं इंटरवल की। इफ फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i, x1 इज लेस देन x2, पक्की बात है f of x1 x2 से या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ इंक्रीज नहीं कर रहा, तो उसकी डेफिनेशन ही ये है कि वो घटना नहीं चाहिए, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? नॉन डिक्रीजिंग, मतलब जो घट नहीं रहा, या तो बराबर चल रहा है या ऊपर चढ़ रहा है, या बराबर चल रहा है या ऊपर चढ़ रहा है। हर आगे वाले वैल्यू x पे वैल्यू पीछे वाले से कम तो नहीं होगी, या बराबर होगी या ज्यादा होगी, या बराबर होगी या ज्यादा होगी। तो ऐसे फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन या नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन भी कहा जाता है। क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी, ठीक। सिमिलरली ये नोट कर लिया यहां तक? हाँ जी, चले आगे। यस सर। ऐसे ही कोई फंक्शन डिक्रीजिंग कब कहा जाएगा, है ना? सेकंड पार्ट, ए पार्ट तो हो गया ये, अब मैं कह रहा हूं बी पार्ट। ये चीज तो ऊपर आपने एक बार लिख ली, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। बी पार्ट में मतलब यही एक फंक्शन है, उसका डोमेन है आई, एक सबसेट है, उसके अंदर x1 लेस देन x2 है, तो कोई भी फंक्शन fx इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन या नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन या
मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन इन आई इंटरवल में वो कब कहा जाएगा? अगर हर x1 x2 मतलब x1 जब भी x2 से छोटा है तो आगे वाले पे जो वैल्यू है या तो वो उससे छोटी हो या उसके बराबर हो। समझ गए? मतलब जैसे फंक्शन चल रहा है आगे, ये जैसे मैंने बात करी, ये x1 है, ये x2 है। x1 हमेशा x2 से छोटा है तो fx1 पे वैल्यू fx2 से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। मतलब जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है फंक्शन की वैल्यू घटनी चाहिए, या वो क्या कह रहा है बराबर हो सकती है। मतलब कोई दो ऐसे इनपुट हो सकते हैं, जैसे मान लो ये x1 है और ये x2 है, x1 से बड़ा x2, बट x2 पे जो वैल्यू है उससे बराबर रही, बड़ी नहीं, या तो बराबर रहेगी या घटेगी। तो इस तरह के फंक्शंस को क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शंस। हाँ जी, इस तरह के फंक्शंस को क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शंस बोल देंगे इंटरवल आई में। यस सर। बेसिक डेफिनेशन है, एकदम सिंपल, कुछ बात नहीं कर रहे हम बेफिजूल की कंटीन्यूअस डिफरेंशियल, ऐसा हमने कुछ नाम ही नहीं लिया। हम सिंपल सी बात कर रहे हैं, फंक्शन के एक इंटरवल की बात कर रहे हो जिसमें आप स्टडी करना चाहते हो कि इस बताओ इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या नहीं है। तो हमें सिर्फ ये देखना है जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है फंक्शन या तो बढ़े या बराबर रहे, नीचे ना आए तो वो इंक्रीजिंग है, ऐसे घटे या बराबर रहे ऊपर ना जाए तो वो डिक्रीजिंग है। सिंपल सी बात है। डिक्रीजिंग है दूसरा नाम नॉन इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। क्लियर है ये बात सबको? हाँ जी। यस सर। अब एक तीसरा नाम आता है, तीसरी डेफिनेशन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सिंपली तो हो गया, अब एक और खतरनाक सी चीज है कि फंक्शन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो आप समझ गए इंग्लिश में और उसमें क्या फर्क होगा? हाँ जी, यस सर। क्या? सर यहाँ कांस्टेंट नहीं हो पाएगा। कांस्टेंट नहीं नहीं, करता है। मतलब इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फंक्शन ऊपर ही चढ़ता रहेगा, बराबर भी नहीं चल सकता। कोई भी दो पे वैल्यू बराबर नहीं होगी। कोई भी दुनिया के दो इनपुट ले लो उस इंटरवल के अंदर, छोटे पे वैल्यू छोटी और बड़े पे बड़ी ही रहेगी। यही बात है। यस सर। If for all x1 x2 belongs to I such that x1 is less than x2, इसका मतलब पक्की बात है डबल एरो से कि f of x1 पे वैल्यू f of x2 से कम ही होगी, बराबर भी नहीं हो सकती। इस तरह का केस रहेगा, इस तरह का बढ़ता ही रहेगा ग्राफ, ऊपर ही चढ़ता रहेगा। ये सब इंक्रीजिंग के केस है। कोई भी दो एक्स ले लो हमेशा बढ़ता ही रहेगा। सही है? बोलो। Yes sir. ठीक, ऐसा ही एक शब्द आएगा अब, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो उसकी कहानी भी बस फंक्शन की वैल्यू घटनी चाहिए कि x1 अगर कम है x2 ज्यादा है तो आगे वैल्यू कम होनी चाहिए, तो fx2 पे वैल्यू हमेशा fx1 से कम होगी और ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इंटरवल। ये बहुत जरूरी है, फॉर ऑल x1। ठीक है, तो इस केस में वैल्यू घटती ही जाएगी। मतलब आपका इस तरह से केस होगा, ऐसे कोई भी x1 x2 लोगे, आगे बढ़ोगे तो फंक्शन की वैल्यू घटेगी ही घटेगी, पिछले वाले से वैल्यू उसकी कम ही पाई जाएगी। इसको बोलते हैं हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। सही है भाई? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चले आगे। Yes sir. अब सबसे पहली एक बात बताएं, नोट करके लिखिए। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है
तो क्या हम उसको ये तो बोल ही सकते हैं कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या नॉन डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ये सब चीजें तो बोल सकते हैं ना, क्योंकि इसके अंदर की डेफिनेशन क्या कहती है कि fx2 पे वैल्यू fx1 की या तो बराबर हो या बड़ी हो, और ये कह रहा है हमेशा बड़ी हो। तो अगर ये चीज फॉलो हो रही है तो ये तो फॉलो हो ही रही है। हाँ जी, Yes, sir. बट उल्टा तो नहीं कह सकते ना कि अगर आपको ये पता चल जाए फंक्शन इंक्रीजिंग है तो आप गारंटी से ये तो नहीं कह सकते कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी होगा। तो ये हमारा पहला नोट हो गया। ठीक है जी। नाउ पॉइंट नंबर 2, कांस्टेंट फंक्शन है मान लो, उसको क्या बोलोगे, वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? दोनों बोल सकते हैं। भाई डेफिनेशन के हिसाब से देखो तो इंक्रीजिंग की डेफिनेशन क्या है कि अगर इनपुट बढ़े तो आउटपुट या तो बढ़े या बराबर रहे, तो इसमें बराबर रहता है। यस सर। और डिक्रीजिंग की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर x2 x1 से बड़ा है तो x2 पे या तो वैल्यू कम हो या बराबर हो, तो इसमें बराबर रहती है। तो इंक्रीजिंग की भी फॉलो कर रहे हैं, डिक्रीजिंग की भी। तो कांस्टेंट फंक्शन इज कॉल्ड बोथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब कैन बी। अगर कोई मतलब ऐसी फालतू की बातें कोई पूछता नहीं, बट एक बात करेंगे, ऑप्शन में बात करें तो कांस्टेंट फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों बोला जा सकता है। कैन बी कॉल्ड बोथ इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं बोल सकते, एज वेल एज डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या ये बात सही है? यस सर। Yes, sir. एक और पॉइंट, इफ function is increasing in its domain, तो हम उस फंक्शन को क्या बोल सकते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा इंक्रीज ही कर रहा है अपने डोमेन में। अभी तो हमने इंटरवल की बात करी थी, हमने कहा अगर वो पूरे इंटरवल डोमेन में हमेशा इंक्रीज करे तो उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं, और अगर वो डिक्रीजिंग है तो उसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? यस सर। लेकिन अगर हमने कहा इफ इन सम पार्ट, कुछ जगह तो वो इंक्रीजिंग है एंड इन सम पार्ट वो डिक्रीजिंग है, मान लो कुछ ऐसा है, यहां से यहां बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है, ऐसा सपोज कुछ है, इन सम पार्ट इट इज डिक्रीजिंग, तो उसको क्या बोलेंगे? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ना तो वो फंक्शन हमेशा बढ़ता हुआ दिखा रहा है और ना ही वो फंक्शन हमेशा घटता हुआ दिख रहा है, ये बोलेंगे हम। यस सर। तो मोनोटोनिक का क्या मतलब है? मोनोटोनिकसिटी का क्या मतलब है? फंक्शन को मोनोटोनिक, मोनोटोनिक का इंग्लिश देखो मोनोटोन। मोनोटोन मतलब एक सिंगल टोन, एक ही टोन में चलता है, मतलब या तो बढ़ता ही बढ़ता है या घटता ही घटता है। तो जो फंक्शन ऐसा बिहेव करता है, सिर्फ इंक्रीजिंग है या सिर्फ डिक्रीजिंग है, ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं हम मोनोटोनिक फंक्शंस। फंक्शन की मोनोटोनिसिटी दो तरह की होती है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, बट उसका मोनोटोन है, एक ही टोन में चल रहा है। जो फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है कुछ पार्ट में, डिक्रीज भी कर रहा है, उसको हम बोलेंगे नॉन मोनोटोनिक। सही है भाई? Yes, sir. ठीक है। अब जैसे ये है, मैं इसको बोल सकता हूं यहां से यहां ये इंक्रीजिंग है, हाँ है, यहां से यहां ये मोनोटोनिक है, हाँ है, यहां से यहां डिक्रीजिंग है, हाँ है, यहां से यहां ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, हाँ है, यहां से ये यहां मोनोटोनिक है, हाँ है।
पूरे में क्या ये इंक्रीजिंग है? नहीं है। पूरे में क्या ये डिक्रीजिंग है? नहीं है। पूरे में क्या ये मोनोटोनिक है? नहीं है। बात समझ गई? यस। तो ये नोट कर लें। हाँ जी, सही है। सही है सर। चले आगे। यस सर। अब एक पॉइंट पे मोनोटोनिसिटी का क्या मतलब है? जैसे अभी तक हमने बात करी एक इंटरवल में, एक इंटरवल है, उसमें इनपुट कम पे वैल्यू कम, इनपुट ज़्यादा पे वैल्यू ज़्यादा है या बराबर है, बस। मतलब फंक्शन या तो यूं या यूं होगा, बढ़ेगा या बराबर रहेगा, तो वो इंक्रीजिंग है। सिर्फ बढ़ेगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, घटेगा तो डिक्रीजिंग है, या बराबर रहेगा। सिर्फ घटेगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। वो एक इंटरवल की बात हो रही थी, इन्फिनिट पॉइंट्स का कंपैरिजन था कि इनपुट कम तो वैल्यू कम, इनपुट ज़्यादा तो वैल्यू ज़्यादा, इनपुट ज़्यादा तो वैल्यू ज़्यादा, ऐसे ही था। अब एक पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, सेकंड मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट x बराबर a। ठीक है ना। सबसे पहले f(x) इज अ रियल फंक्शन and x बराबर a is point of domain, then I is an interval a minus h to a plus h, where h is infinitely small quantity। समझ गया? जैसे लिमिट की बात करते हैं ना कि a में से बहुत छोटा पॉइंट घटाओगे तो उसके जस्ट लेफ्ट वाला पॉइंट मिल जाएगा h टेंड्स टू 0 पे, यस। और बहुत छोटा h टेंड्स टू 0 जोड़ोगे तो उसके जस्ट नेक्स्ट वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो डिफाइन यहाँ पे भी हम इंटरवल से ही करेंगे डेफिनेशन को, कि एक आई इंटरवल है, आई इंटरवल में कोई भी दो पॉइंट लो x1 x2, और उसमें x1 पे जो वैल्यू है, अगर x1 से बड़ा x2 है, तो अगर x2 पे वैल्यू x1 से बड़ी है या बराबर है तो वो इंक्रीजिंग है। सिर्फ बराबर बड़ी है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगले वाले पे वैल्यू बराबर है या छोटी है तो डिक्रीजिंग है, और सिर्फ कम है स्ट्रिक्टली तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सेम डेफिनेशन वैसे ही फॉलो करेंगे, बट एक पॉइंट है तो सर इंटरवल कैसे? तो हमने कहा एक h बहुत स्मॉल क्वांटिटी ले लो, a माइनस h से a प्लस h एक इंटरवल कंसीडर कर सकते हैं। बोलो। अरे क्या हो गया? हाँ जी, आवाज आ रही है? यस। देन एट x बराबर a f(x) इज कॉल्ड, पहला पार्ट, इंक्रीजिंग फंक्शन if for all x1 x2 belongs to I such that x1 is less than x2, तो पक्की बात है कि f of x1 की वैल्यू f of x2 से या तो छोटी है या बराबर है। तो डेफिनेशन तो वही होगी इंक्रीजिंग की, बस इंटरवल जो वहां आई था, यहां एक बहुत छोटा इंटरवल। हाँ जी,
बोलो। क्या हो गया? चलो, तो इंटरवल बहुत छोटा है, मतलब मैं देसी भाषा में हम मोटा मोटा हम ये समझ सकते हैं कि यार आप तो ये मानो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है ए से जस्ट पिछला, और एक पॉइंट है ए से जस्ट अगला। एक पॉइंट है मान लो ए, ए के जस्ट इसके अगला पॉइंट ए प्लस, और ए के इसके जस्ट पीछे वाला पॉइंट ए माइनस। तो अगर ऐसा होता है एफ ऑफ ए माइनस पे जो वैल्यू है वो छोटी है या बराबर है एफ ऑफ ए से, सिमिलरली वो छोटी है या बराबर है एफ ऑफ ए प्लस पे, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। ये सर बोल सकते हैं। जैसे मान लो ये फंक्शन है, ये x बराबर a की बात हो रही है, x बराबर a की बात हो रही है, तो a के जस्ट आगे वाला पॉइंट a प्लस है, उस पे वैल्यू इससे ज़्यादा है, और उसके पीछे वाला उसकी वैल्यू इससे कम है, तो ये इंक्रीजिंग है। सही बात है। मान लो ऐसा होता, तो ये a है, ये a माइनस पे पॉइंट है, ये a प्लस पे वैल्यू उससे ऊपर ज्यादा है, तो क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है? ये पे बोलो। यस सर। मान लो ऐसा है, ये x बराबर a है, a के जो पीछे वाला पॉइंट है उसकी वैल्यू इससे कम है, और a के जो आगे वाला पॉइंट है उसकी वैल्यू इससे कम नहीं है, चाहे ज्यादा नहीं है पर कम भी तो नहीं है, बराबर या उससे बड़ी होनी चाहिए। यही हमने कहा, इसके बराबर पीछे वाले पॉइंट से बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। तो यह फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। यस सर। तो ये बेसिक डेफिनेशन समझे। बच्चा इन चैप्टर में क्या रह जाता है, आगे जाके क्या होता है, जब खास करके एनसीईआरटी वगैरह में तो ये डिसकंटिन्यूटी वगैरह की इतनी बात ही नहीं करते, वो तो सिर्फ डिफरेंशिएबल फंक्शन, बेसिकली चैप्टर का नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो कोई बच्चा ये सोच सकता है ना कि सर मुझे पिछले 20-25 मिनट से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने डेरिवेटिव्स का तो नाम ही नहीं लिया। तो डेरिवेटिव का तो नाम हमें लेने की जरूरत ही नहीं, अभी तो हम मोनोटोनिसिटी सीख रहे हैं। बाद में ये सीखेंगे कि डेरिवेटिव की मदद से मोनोटोनिसिटी कैसे बताई जाती है, वही तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स होगा। लेकिन वो तो उन्हीं फंक्शंस के लिए लगेगा ना जो फंक्शन डेरिवेबल होंगे। हाँ जी, जो डेरिवेटिव होंगे उन्हीं का डिफरेंशिएट करके डिफरेंशिएशन की मदद से तो आप बता पाओगे कि फंक्शन मोनोटोनिक है या नहीं है। यस सर। लेकिन जो फंक्शन डेरिवेबल नहीं है या कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनकी मोनोटोनिसिटी नहीं होती है। तो हम बेसिक मोनोटोनिसिटी पे पढ़ रहे हैं आज हम डेरिवेटिव एप्लीकेशन ही पढ़ रहे हैं। मोनोटोनिसिटी एक चीज होती है, उसको अच्छे से समझ रहे हैं। नाउ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एप्लीकेशन के कैसे इसकी चेक करते हैं वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम ये देखना चाह रहे हैं कि मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूं, मैंने कहीं नहीं कहा कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ऐसा कोई रूल दिमाग में मत बिठा लेना जो आगे जाके बच्चे गलतफहमी पाल लेते हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होने के लिए कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी का कोई रोल नहीं है। ठीक है ना, चले आगे। यस इसी में सेकंड पार्ट कि फंक्शन डिक्रीजिंग कब कहलाता है, फंक्शन डिक्रीजिंग कब कहलाएगा, इफ फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i, अगर x1 x2 से छोटा है तो fx1 पे वैल्यू fx2 अगले वाले पॉइंट पे वैल्यू या तो बराबर है या कम है, बस सेम डेफिनेशन। मतलब आप ये कह सकते हो a माइनस पे f की वैल्यू ज्यादा या बराबर है a से, और उसकी वैल्यू आगे कम हो रही है या बराबर हो रही है, बस इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम ऐसा कह सकते हैं ये वाला केस है a पे x बराबर a पे, x बराबर a पे, x बराबर a पे, इंक्रीजिंग है फंक्शन। आगे यस सर। बस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, तो जैसे सर एफ ए माइनस और एफ ए प्लस जब देखेंगे तो उस पे तो हम हमेशा लिमिट लगाएंगे सर, तो उसमें सर हम मतलब पूरा प्रिसाइजली चेक करना पड़ेगा कि वो वन मतलब एफ ए प्लस को जा रहा है या एफ ए माइनस को जा रहा है सर। हाँ तो
सर फिर इक्वल टू का तो सर सवाल ही नहीं उठता, मतलब इक्वल टू क्यों लगाया सर? ये आपने चैप्टर शुरू से नहीं पढ़ा ना, आपने 15 मिनट छोड़ दिया ना। डेफिनेशन है उसकी, इंक्रीजिंग के अंदर फंक्शन घटना नहीं चाहिए, बराबर भी रह सकता है, अगले पॉइंट पे बढ़ भी सकता है। एक होती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अब वो बताने जा रहा हूँ। तीसरा नंबर, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब हर x1 x2 में अगर x1 छोटा है तो fx1 पे वैल्यू छोटी ही होगी, मतलब fa माइनस पे वैल्यू fa से छोटी होगी, fa पे वैल्यू fa प्लस से छोटी होगी। जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है फंक्शन बढ़ता ही जा रहा है, बराबर भी नहीं, ऊपर ही बढ़ता जा रहा है, ऊपर ही, इसलिए फंक्शन को क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बात समझ में आ गई? यस सर। ये देख लो, अभी क्या ये होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? नो सर, लास्ट वाला नहीं होगा। क्या ये होगा? नो सर। नहीं होगा। क्यों? इसके अगले पॉइंट पे वैल्यू इससे कम हो गई, समझे? समझे सर। हाँ। सिमिलरली एक होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगेन x1 अगर x2 से छोटा है तो वैल्यू x1 पे घटेगी आगे जाके, मतलब x2 पे वैल्यू छोटी ही होगी, स्ट्रिक्टली छोटी होगी, बराबर भी नहीं हो सकती। तो फिर वो वाले केस हो जाएंगे ऐसे। सही है? हाँ जी, कोई परेशानी? नो सर। सबने कर लिया? यस सर। ठीक है, तो पहली बात कुछ नोट्स इससे रिलेटेड। नोट 1, हमने कहीं नहीं कहा कंटीन्यू डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो वो चीज लिख लें। फॉर फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट x बराबर a, it is not necessary that it should be continuous or differentiable। ऐसा कोई रूल नहीं है, अभी आप एग्जांपल्स के थ्रू देख ही चुके हो। जैसे ये है कंटीन्यू डिफरेंशिएबल है, अच्छी बात है, लेकिन बिना इसके भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है ना? ठीक है ना? चलो नोट 2, समझ में आ गई ये बात सबको? यस सर। दूसरा ये, मैंने अभी डेफिनेशन लिखाई थी, उसमें क्या बोला था? अगर x बराबर a डोमेन में है तो, अगर कोई पॉइंट डोमेन में नहीं है ना, तो वहां पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करना फिजूल है। जैसे हमने कहा था कंटिन्यूटी की बात हो सकती है उस पॉइंट पे, चाहे वो डोमेन में है या नहीं है, बस कंटिन्यूटी की एक ही शर्त थी कि नेबरहुड में फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि दोनों तरफ नेबर में नहीं है। अदरवाइज वो कंटिन्यूटी की बात होती थी, चाहे वो डिसकंटिन्यूस हो चाहे कंटिन्यूस हो, ऐसा नहीं है कि बात नहीं कर सकते थे। यहां पर अगर पॉइंट डोमेन में नहीं है तो फिर बात ही नहीं कर सकते। क्यों? बेसिक डेफिनेशन क्या है?
ए पे वैल्यू ए माइनस से ज़्यादा और ए से ज़्यादा ए प्लस पे होनी चाहिए। अब ए है ही नहीं तो किससे कंपेयर करोगे? समझ गए मेरी बात? अजी यस सर। मान लो ये सीन है, ये अब आप ये नहीं कह सकते कि ए पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, ए डोमेन में ही नहीं है। तो इफ x बराबर a इज नॉट इन डोमेन, then we cannot talk about monotonicity. At x बराबर a, सही है? मान लो इस तरह का है तो आप ये नहीं बोल सकते कि इंक्रीजिंग है, ठीक है ना? नॉट टू था ये। कोई दिक्कत? हाँ सर। चले आगे। यस सर। तीसरा, इफ x बराबर a इज एंड पॉइंट ऑफ डोमेन, मान लो उसके एक तरफ फंक्शन है ही नहीं तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कैसे करेंगे? तो ऑब्वियसली जिस तरफ है उस तरफ से कंपेयर कर लेंगे। जैसे मान लो ऐसा हो, ये मान लो x बराबर a है, ठीक है ना? ये x बराबर a है, लास्ट वाला तो स्टार्टिंग में हाँ जी। कुछ नहीं सर। ठीक है, तो यहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं है? बोलो। क्योंकि a माइनस पे वैल्यू कम है a से, a प्लस है ही नहीं तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। ऐसे यहां पे a माइनस पे वैल्यू a से कम है तो इंक्रीजिंग हुआ कि नहीं हुआ? यस हुआ सर। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर देखो a के बाद इस पॉइंट पे तो वैल्यू नीचे है, लेकिन ये बीच में गैप है, इतनी जगह फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो a के लिए तो उसका राइट मोस्ट पॉइंट तो है ही नहीं ना। यस एफ ए प्लस ज्यादा है, एफ ए ज्यादा है एफ ए माइनस से, एंड एफ ए प्लस डज नॉट एग्जिस्ट, बस खत्म बात। तो क्या दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है सर, डोमेन में बात ही नहीं करता। कुछ भी नहीं है सर। यहाँ ए पॉइंट डोमेन में ही नहीं है तो यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है उसका ना, क्योंकि x बराबर a नॉट इन डोमेन, सो मोनोटोनिसिटी इज मीनिंगलेस। ठीक, ऐसे ही मान लो अगर इस तरफ से हो, जैसे यहां हो ऐसा, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा क्योंकि एफ ए की वैल्यू एफ ए प्लस से ज्यादा है, कम है। बोलो। यस सर। तो बस अगर x बराबर इज एंड पॉइंट ऑफ डोमेन तो सीधा ये लिख लें, एफ ए माइनस
एफ ए है तो इंक्रीजिंग है, अगर लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, सॉरी राइट मोस्ट पॉइंट है, लेफ्ट वाला है ही नहीं, और अगर लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है तो हम उसके लेफ्ट में पॉइंट ही नहीं होगा, तो राइट वाले से कंपेयर करेंगे कि एफ ए प्लस वन एफ ए से ज्यादा होना चाहिए इंक्रीजिंग के लिए, डिक्रीजिंग के लिए वही चीज फ्लिप हो जाएगी। ठीक है जी। यस सर। चलो नोट कर लिया, चलेगा कि एक नोट हो रहा है? यस सर, कर लिया सर। चलो जैसे मान लो कोई ऐसा फंक्शन है, ध्यान दे मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं। फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से ए, फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन ए से बी, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन बी से इंफिनिटी, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से ए एंड बी से इंफिनिटी, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन all points of माइनस इन्फिनिटी से ए यूनियन बी से इन्फिनिटी, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन ए यूनियन बी से इन्फिनिटी। हाँ जी, तो पहला स्टेटमेंट माइनस इन्फिनिटी से ए तक फंक्शन इंक्रीजिंग है, सही बात है। अबे नशे नो सर, नो सर, फर्स्ट पॉइंट सही है, सही है। क्या हो गया, पागल हो गया? मैं सेकंड बता रहा अबे ये इंक्रीजिंग है या नहीं है, पहले माइनस इन्फिनिटी से ए में हूं। इंक्रीजिंग है सर, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है सर। ठीक है। ए से बी में फंक्शन डिक्रीजिंग है या नहीं है? डिक्रीजिंग है सर, डिक्रीजिंग है सर। बी से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है या नहीं है? है सर, है सर। है सर। अब मैं बोलूं फंक्शन इज, पहले इस पे बात करो, इंक्रीजिंग इन ऑल पॉइंट्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी से यूनियन बी से इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है कि माइनस इन्फिनिटी से ए और बी से इन्फिनिटी एक इंटरवल है, यहां से यहां और यहां से यहां, यूनियन लिखने का मतलब यही होता है। उसका कोई भी इंडिविजुअल पॉइंट ले लो, ऑल पॉइंट्स ऑफ, मतलब कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे ये ले लिया, तो इस इंटरवल के लिए ये लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, अभी राइट मोस्ट पॉइंट है ना, इसके आगे का पॉइंट थोड़ी देखेंगे हम। अब नशा करके आए हो क्या? मैं कह रहा हूं अगर मैं सिंपल बोलूं ए पे फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है तो क्या बोलोगे? सर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इस इंटरवल के हिसाब से देखोगे तो ए क्लोज हो गया, तो ए के राइट से मतलब नहीं है, ए पे वैल्यू ए के पीछे वाले से ज्यादा है तो उस पे इंक्रीजिंग है। ऐसे इसका कोई भी पॉइंट ले लो उस पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, ऐसे बी से लेके इन्फिनिटी का कोई भी फंक्शन ले लो उस पे फंक्शन इंक्रीजिंग है। मतलब वो कहता है इस इंटरवल का हर पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीजिंग है। क्या ये बात सही है? यस सर, यस सर, सही है। अलग से हमें पता है माइनस इन्फिनिटी से ए में इंक्रीजिंग है, बी से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है, तो माइनस इन्फिनिटी से ए में भी इंक्रीजिंग है एंड बी से इन्फिनिटी में भी इंक्रीजिंग है, तो भी ये बात सही है। यस सर।
अब मैं कह रहा हूं फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से ए यूनियन बी से इन्फिनिटी, ये भी बात सही है। यस सर। ये गलत है, बस यही लफड़ा है थोड़ा। आप इसकी थोड़ा सा इसमें ए के राइट मोस्ट पॉइंट में दिया जाएगा है, ए के जो ए प्लस को हम बी लेंगे पागल हो गया, ए प्लस को बी क्यों लेंगे? वही पूछ रहा हूँ ना कैसे होगा। तो यार बोलने दो यहाँ ना, से हम fs के डोमेन ना मानेंगे। आप समझ नहीं रहे हो, आपने बेसिक डेफिनेशन ही नहीं सुन समझी। बेसिक डेफिनेशन क्या है, इंटरवल का कोई भी x1 x2 ले लो, उसमें अगर x1 x2 से छोटा है तो fx1 पे वैल्यू fx2 से छोटी होगी तो वो इंक्रीजिंग होगा, यही बात है। हाँ जी, यस ये इंटरवल में कोई भी x1 x2, मान लो एक x1 ये ले लिया, एक x2 ये ले लिया, x1 x2 से छोटा है, लेकिन क्या x1 पे वैल्यू x2 से छोटी है क्या? तो फेल हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। सिर्फ इस सेगमेंट में अलग से इंक्रीजिंग है, हाँ है। इस सेगमेंट में अलग से इंक्रीजिंग है, हाँ है। इसलिए मैंने बोला इसके हर इंटरवल में यूनियन लगा के अगर मैं बोलता हूं उसके हर पॉइंट पे इंक्रीजिंग है, हाँ वो भी सही है। अगर मैं बोलता हूं ये फंक्शन यहां से यहां भी इंक्रीजिंग है एंड यहां से यहां भी इंक्रीजिंग है, वो भी सही है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं यूनियन यहां से यहां भी इंक्रीजिंग है तो उसमें ये लफड़ा है। टेक्निकल डेफिनेशन के हिसाब से ये लफड़ा उसमें है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? तो हमें कभी भी ऐसे यूनियन लगा के नहीं लिखना चाहिए, अलग अलग सेगमेंट जो आते हैं उनमें एंड लगा के लिखना चाहिए। क्लियर है? यस सर। यस अब ये बात कभी कभी सही भी हो सकती है, जैसे मान लो अगर ये एग्जांपल होता, सपोज ग्राफ ऐसा होता, ये a माइनस इन्फिनिटी से a, यहां से b, और b ये मान लो b है, ये a है। तो यहां माइनस इन्फिनिटी से a में इंक्रीजिंग है, हाँ है। यहां b से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है, हाँ है। यहां माइनस इन्फिनिटी से a एंड b से इन्फिनिटी तो हमेशा ही लिख सकते हैं, वो भी है। लेकिन यहां यूनियन लगा के भी सही है, यहां यूनियन लगा के भी सही है। क्यों? आप सोचो, आप इस टुकड़े को छोड़ दो, आप इसमें से कोई भी x1 x2 ले लो तो भी वो फॉलो करेगा, क्योंकि इस टुकड़े की मैक्सिमम वैल्यू उस टुकड़े की मिनिमम वैल्यू से छोटी है, तो वो दोनों अलग अलग है। उसमें क्या था, कुछ पोर्शन ऐसे ओवरलैप कर गया, तो एक उधर से लेने पे एक उधर से लेने पे कई बार लफड़ा हो सकता है, यहां नहीं हो सकता। बात समझे? हाँ जी। यस सर। तो सर हम तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमें आंसर कोट करना होगा, तो हम जरूरी थोड़ी ये चेक करेंगे। तो जनरली मैंने ये बोला, आंसर हमें यूनियन लिख के नहीं देना चाहिए, एंड लिख के देना चाहिए। ये तो हुई बात सही वाली। अब मोस्टली बुक्स में या कई मैटर्स में आपको जगह जगह, अब ऑप्शन मान लो 4 है, 4 ऑप्शन में 3 तो गलती है और चौथा ऑप्शन ये नहीं है और ये है, तो तुम ये थोड़ी लड़ने बैठ जाओगे नहीं है, तो तुम भी दिल पे पत्थर रख के उसको टिक करोगे ना। यस सर। तो वही मैं कह रहा हूँ, बुक्स वगैरह में मैटर वगैरह में आदत डाल लेना कि हो तो कोई खास बात नहीं, ठीक है हमें पता है वो गलती है। टेक्निकली तो देखो आपको रीजन समझ में आना चाहिए कि ऐसे केस में ये लिखना सही बात नहीं है, ऐसे लिखो आप, ऐसे लिखना सही नहीं है, ठीक है। बट अगर है ऑप्शन वगैरह में नहीं है तो चलने दो यार, ठीक। बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये हमने बेसिक मोनोटोनिसिटी क्या होती है फंक्शन की, एक इंटरवल में क्या होती है, दोबारा सुन ले कि जैसे जैसे x बढ़ता है उस इंटरवल i में, बस हम उस i की बात कर रहे हैं, x बढ़ा तो फंक्शन या तो बढ़े या बराबर चले, कांस्टेंट, या बढ़े या बराबर चले, नीचे ना आए, इसलिए उसका नाम है इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग। ऐसी घटे या बराबर रहे तो उसका नाम है डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग, जो बढ़ता नहीं है। अब एक है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब बढ़ता ही रहता है, बराबर भी नहीं, इनपुट बढ़ा तो आउटपुट बढ़ा, इनपुट बढ़ा तो आउटपुट बढ़ा। और एक है इनपुट घटा, इनपुट बढ़ा तो आउटपुट घटा, इनपुट बढ़ा तो आउटपुट घटा, वो नीचे जाता रहेगा, तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब एक पॉइंट पे सर कैसे डिफाइन करें, हमने तो इंटरवल में तो समझ लिया कि हर पॉइंट कम है तो वैल्यू ज्यादा है, पॉइंट ज्यादा है तो वैल्यू ज्यादा, वो इंक्रीजिंग है। इनपुट ज्यादा वैल्यू कम मतलब डिक्रीजिंग है। लेकिन यहाँ पे सर इंटरवल तो है नहीं, एक पॉइंट पे कैसे करें, तो हमने कहा यहाँ पे भी इंटरवल लो, यहाँ पे भी इंटरवल लो, छोटा इंटरवल लो, उसके आस पड़ोस का बस a माइनस एच से a प्लस एच, उसके जस्ट पिछला उस पर और अगला, सेम डेफिनेशन फॉलो करवा दो। सिर्फ बढ़ रहा है या बराबर है तो इंक्रीजिंग, सिर्फ बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग, घट रहा है या बराबर है तो डिक्रीजिंग, सिर्फ घट रहा है या तो डिक्रीजिंग, बढ़ रहा घट रहा दोनों है तो नहीं है।
और जो सिर्फ इंक्रीज करता है या सिर्फ डिक्रीज करता है, मतलब एक ही टोन में चलता है, उसको मोनोटोनिक बोलते हैं। जो उसी इंटरवल में इंक्रीज भी करता है डिक्रीज भी करता है, उसको नॉन मोनोटोनिक बोलते हैं। सही है अजी? यस सर। चलो फिर आज का टाइम हो ही गया है ना, बाकी बातें अपन कल करते हैं। जिन बच्चों ने शुरू में स्किप कर दिया वो वीडियो देख ले, 2 क्वेश्चन जो पेंडिंग थे हमारे एओडी के वो भी मैंने सॉल्व करवा दिए थे, वो भी देख सकते हैं। और कल तक ये लेक्चर जरूर देख के बैठे, वरना फिर आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। ठीक है भाई, ओके, बाय बाय, थैंक यू।